हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 7वां अध्याय मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो आज हम उनकी इस लेखनी का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। मेरे बचपन के दिन जो हैं बच्चों, वह एक संस्मरण है, यानी स्मृतियों पर आधारित रचना। तो लेखिका इसमें अपने बचपन के दिनों के बारे में बताती हैं कि उनका बचपन का दिन कैसा था, कैसे बीता। यदि आप लोगों ने उस पर बने हुए वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ताकि प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है हमारा, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि पहला है उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और दूसरा है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। अब लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके परिवार में कई वर्षों के बाद, कई पीढ़ियों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। उससे पहले लोग क्या करते थे, बेटियों को गर्भ में ही मार देते थे, उन्हें जन्म ही नहीं लेने देते थे। लोग बेटियों को क्या समझते थे, बोझ समझते थे। तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले, नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। आगे बताती हैं कि ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। तो बहुत ही बदतर स्थिति थी उस समय लड़कियों की। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न हमारा ख है, इसमें कहा जा रहा है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो देखिए बच्चों, आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज के समय में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है। आज लोग जितना लड़कों को बढ़ावा देते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उतना ही लड़कियों को भी देते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार से, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे लड़के का। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कहीं कहीं भेदभाव है। देखिए, आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के जन्म को रोकने के लिए हो रही है। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का एक उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है, न धन वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म का रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है, यानी वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। अब लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीखना चाहती थी, जबकि उनके दादाजी चाहते थे कि लेखिका जो है वह उनकी तरह ही उर्दू फारसी भी सीखे, क्योंकि दादाजी का जो उर्दू फारसी था वो बहुत अच्छा था और उनके पिताजी का इंग्लिश बहुत अच्छा था। लेकिन लेखिका अपनी माता की तरह ही हिंदी सीखना चाहती थी, उनका रुचि उसी में था। देखिए, उत्तर लिखेंगे आप, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि वह उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तब वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाने आना बंद कर दिया और वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई।
तो देखा बच्चों, उन्हें रुचि ही नहीं थी उर्दू फारसी सीखने में। तो जब भी हमें किसी काम में रुचि नहीं होता है तो हम वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं। तो उसी प्रकार लेखिका को भी उर्दू फारसी सीखने में रुचि नहीं थी, जिस वजह से वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। तीसरा प्रश्न हमारा है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब यहाँ बताना है कि उन्होंने अपनी माँ के किन विशेषताओं के बारे में हमें बताया है। तो देखिए, लेखिका कहती हैं कि माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक़ का वर्णन उन्होंने किया है कि उनकी माँ हिंदी प्रेमी थी, वह हिंदी बोलती थी और लेखन भी करती थी, साथ में गायन भी करती थी। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा था। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। कैसी थी वो? धार्मिक स्वभाव की, पूजा पाठ करने वाली। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद गाती थी। वह इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण की आरती करती थी। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी, यानी कि हिंदी में वह लेखन का कार्य भी करती थी। तो ये रहा उनकी माता का व्यक्तित्व। चौथा प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा। तो देखिए बच्चों, लेखिका बताती हैं कि जो जवारा के नवाब साहब थे, उनका परिवार और लेखिका का जो परिवार था, वह सभी आपस में ऐसे रहते थे जैसे कि एक ही परिवार के सदस्य हों। तो उस समय धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि ये लोग मुस्लिम हैं और ये हिंदू, क्योंकि आपस में इतना घुल मिल करके रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सभी धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। लोग हिंदू मुसलमान को पसंद नहीं करता, मुसलमान हिंदू को नहीं पसंद करता, लोग सिख को नहीं पसंद करते, ईसाई को नहीं पसंद करते। तो इस प्रकार से लोग क्या हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जबकि हमें बच्चों आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो इसीलिए लेखिका कहती हैं कि आज के समय में जब वो ये सारी चीज़ें देखती हैं, ऐसी घटनाएं देखती हैं, तो लगता है कि वो जो उनके बचपन का दिन था और जो उनका पारिवारिक इस प्रकार का रिश्ता था, वो कैसा था, एक सपने के जैसा। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे, यानी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। अपने भाषा और जाति की दीवार बाधक ना थी। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिलजुल कर मानते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। वे चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसे आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े थे। ऐसा वातावरण दुर्लभ हो गया है, यानी ऐसा वातावरण जो है वो आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। अब लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप उसे भी हमें कमेंट में लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पांचवा प्रश्न है, जेबुनिशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिशा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो बच्चों, जो जेबुनिशा थी वह बिना किसी स्वार्थ के महादेवी वर्मा का काम करती थी। तो यहाँ पे यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि आप जेबुनिशा की जगह होते तो आप क्या अपेक्षा रखते महादेवी वर्मा से। देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, जेबुनिशा के स्थान पर अगर मैं महादेवी वर्मा के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में उनकी सहायता करती तो बस उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उनकी प्रासंगिका या कनिष्ठ साथिन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता भी
सुन लेती तथा पढ़ाई में सहायता ले लेती। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। तो बच्चों, यदि हमें इस तरह का मौका मिले देश की सेवा करने के लिए तो हमें कैसा महसूस होगा? हमें स्वयं में गौरवान्वित महसूस होगा। और जब भी कभी किसी को भी अगर देश की सेवा करने का मौका मिले तो हमें उसे अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हमें दिल खोलकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुझे चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देता, क्योंकि देश के हित से बड़ा कुछ नहीं। देश के हित में ही देशवासियों का हित निहित होता है। ऐसा करके मुझे दूनी खुशी प्राप्त होती और मैं गौरवान्वित महसूस करती। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर लिखें। अगला प्रश्न है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो बच्चों, संस्मरण शैली आपको बता ही दिया गया है। संस्मरण शैली किसे कहते हैं? संस्मरण शैली वह शैली है जो हमारी स्मृति से आधारित होती है। स्मृति कहने का अर्थ होता है यादों पर आधारित। तो ये जो रचना है महादेवी वर्मा की मेरे बचपन के दिन, यह रचना उनकी यादों पर आधारित रचना है। वह अपने बचपन के दिनों को, यानी बचपन की जो कुछ यादें हैं, उसे हमारे साथ साझा करती हैं। तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके मन में भी तो अपने बचपन की कुछ यादें उभर करके आई होंगी। तो उसे आपको क्या करना है? संस्मरण शैली में लिखना है। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें। हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसमें मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग न होने देंगे का पाठ करना था। मैंने अपने हिंदी अध्यापक की देखरेख में इसका अभ्यास तो किया था, पर मन में भय सा बना था। वैसे भी विद्यालय के सदस्यों और छात्र छात्राओं के बीच इस तरह कविता पढ़ने का मेरा पहला अवसर था। कार्यक्रम शुरू होने पर जब उद्घोष कोई नाम बुलाती तो दिल धड़क उठता। जब मेरा नाम बुलाया गया तो कांपते पैरों से मंच पर गया। पहली 2 लाइनें पढ़ते ही आत्मविश्वास जाग उठा। फिर जब कविता पूरी की तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही थी। तो देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से बचपन की उन दिनों को याद किया गया जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों, आपकी भी कुछ ऐसी यादें हों तो आप हमारे साथ कमेंट करके ज़रूर साझा करें। अगला प्रश्न है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने पर पहले होने वाले बेचैनी का जिक्र किया। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। अब आपको एक डायरी शैली में लिखनी है और बताना है कि आपने कैसा अनुभव किया। देखिए, बात कब की है? 26 जनवरी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2022। उसके बाद यहाँ आप इस प्रकार से लिखेंगे, आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन है। सभी छात्र छात्राओं के अतिरिक्त सैकड़ों अतिथि भी मंडप में पधारे हैं। सामने मेरे माता पिता तथा उनके परिचित जन बैठे हैं। मैं मंच के पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। मुझे कविता बोलनी है। हालांकि मैंने पहले ही मंच पर कविता बोली है, परंतु जाने क्यों आज मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे शरीर में हरकत हो रही थी। जैसे जैसे मेरे बोलने का समय निकट आ रहा है, मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अब मैं ना तो मंच का कोई कार्यक्रम सुन पा रही हूँ, ना किसी की बात सुन रही हूँ। मेरा सारा ध्यान
अपना नाम सुनने में लगा है। डर भी लग रहा है कि कहीं मैं कविता भूल न जाऊं, इसीलिए मैं लिखित कविता हाथ में ले ली है। यदि भूलने लगूंगी तो इसका सहारा ले लूंगी। लो मेरा नाम बुला चुका है, मैं स्वयं को संभाल रही हूँ, मेरे कदमों में आत्मविश्वास आ गया है, अब मैं नहीं भूलूंगी। तो इस प्रकार से आप एक डायरी शैली में लिख सकते हैं अपने संस्मरण को। अगला प्रश्न हमारा है, पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांट करके लिखिए। विलोम शब्द कहने का अर्थ होता है उल्टा या विपरीतार्थक शब्द। अब यहाँ देखिए शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द आपका विद्वान है, उसके बाद अनंत, उसके बाद निरपराधी, दंड और शांति। तो 5 शब्द आपको दिए गए हैं। विद्वान शब्द का विपरीत क्या होगा? तो विद्वान का क्या होगा बच्चों? मूर्ख होगा। उसके बाद अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो, तो अनंत का उल्टा हो जाएगा अंत। तीसरा है निरपराधी यानी जिसने कोई अपराध नहीं किया हो उसे निरपराधी कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? अपराधी, जो अपराध करता है। चौथा है दंड। दंड किसे मिलता है? जो दोषी होता है। और पुरस्कार किसे मिलता है? जो अच्छा कार्य करता है। तो दंड का उल्टा क्या होगा? पुरस्कार। उसी प्रकार शांति, शांति का उल्टा हो जाएगा विवाद या अशांति या झगड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है? उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अब देखिए, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा करके उसका एक नया अर्थ बता देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। अब देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द लेते हैं। हमने शब्द क्या लिया? हार। हमने शब्द क्या ले लिया? हार। अब इस हार के आगे अगर मैं उप लगा दूं, उप प्लस हार, तो अब आप इसे क्या कहेंगे? अब आप इसे क्या बोलेंगे? उपहार। तो देखिए अर्थ बदल गया ना। यहाँ पर हार एक शब्द था, यानी हारना या गले का हार कह सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं इस प्रकार से। और मैंने उसके आगे कौन सा शब्द जोड़ दिया? उपशब्द जोड़ दिया, तो ये बन गया उपहार। यानी किसी को जब आप गिफ्ट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं ना, तोहफा। तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। हार के आगे उप लगा दिया तो उपहार हो गया। तो यहाँ पे शब्द का पूरा पूरा अर्थ क्या हो गया? बदल गया। तो इसे कहते हैं उपसर्ग। अब दूसरा शब्द जो हमारा है वह दूसरा शब्द है प्रत्यय। क्या है बच्चों? प्रत्यय। प्रत्यय भी समझना जरूरी है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देता है। अब यहाँ भी आपको उदाहरण से समझाया जाए तो हम एक शब्द लेते हैं अभी। हमने शब्द क्या लिया बच्चों? अभी। और पीछे में हमने इसके लगा दिया मान। क्या लगा दिया? मान। तो अब बताइए क्या बन गया ये शब्द? अब ये आपका शब्द बन जाता है अभिमान। क्या बन जाता है? अभिमान। अभिमान कहने का अर्थ क्या होता है? अभिमानी, घमंडी, है ना। तो इस प्रकार से जब आप किसी भी शब्द के पीछे में एक नया शब्द लगाते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो प्रत्यय समझ गए होंगे कि शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ जो है वो बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब कुछ शब्द दिए गए हैं आपके सामने, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे? कहीं एक जगह उपसर्ग लिखेंगे, उसके बाद प्रत्यय और उसके बाद मूल शब्द लिखें। पहला शब्द हमारा है निराहारी। यहाँ देखिए लिखा है ना निराहारी, निर प्लस आहार प्लस ई। तो यहाँ उपसर्ग हो गया क्या? निर, और उसके बाद ई हो गया आपका प्रत्यय, और आहार हो गया आपका मूल शब्द। आपने आहार में पहले लगाया निर, उसके बाद लगाया ई, तो ये बन गया निराहारी। उसी प्रकार से दूसरा है सांप्रदायिकता। तो देखिए सांप्रदायिकता में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सांप्रदायिकता में सिर्फ प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय और ता प्रत्यय है। संप्रदाय में एक प्रत्यय लगाते हैं तो सांप्रदायिक हो जाता है, और ता प्रत्यय लगाएंगे तो सांप्रदायिकता हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। उसके बाद तीसरा है अप्रसन्नता। अब देखिए
यहाँ उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अब शब्द क्या है? मूल शब्द आपका हो गया प्रश्न। इसमें अ लगा दीजिए तो अप्रश्न और ता लगा दीजिए तो अप्रश्नता हो गया ना। तो इस मूल शब्द में हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखा। चौथा जो हमारा शब्द है वह है अपनापन। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ मूल शब्द तो आपका हो गया अपना और यहाँ उपसर्ग नहीं है, सिर्फ प्रत्यय है। और प्रत्यय कौन सा है? पन। जब हमने अपना में पन लगा दिया तो वो क्या बन गया? अपनापन। और अगला शब्द हमारा है किनारीदार। क्या है? किनारीदार। तो मूल शब्द इसमें हो जाएगा किनारी और प्रत्यय हमने लगा दिया दार, तो ये क्या हो गया? किनारीदार। इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। अब देखिए, स्वतंत्रता में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। इसका मूल शब्द है तंत्र। मूल शब्द क्या है? तंत्र है। तंत्र में हमने उपसर्ग लगाया स्व। कौन सा उपसर्ग लगाया? स्व। तो ये हो गया स्वतंत्र। और लास्ट में यानी कि प्रत्यय की जगह हमने ता का प्रयोग किया, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया? स्वतंत्रता, जिसका अर्थ होता है आज़ादी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।